ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में मध्यकाल और जो विदेशी आक्रमण हुए थे, उन आक्रमणों के बाद में हमारे जो भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, उस संस्कृति के अंदर कुछ ऐसी कुप्रथाओं का समाज के अंदर प्रचलन हो गया था, जिसके कारण हमारे समाज में अनेक विकृतियां उत्पन्न हो गई थी। उन प्रथाओं पर धीरे धीरे अंग्रेज सरकार आने के बाद में उन कुप्रथाओं पर धीरे धीरे सरकार ने रोक लगाने के प्रयास किए गए थे। कुछ राजस्थान के शासकों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो हमारे भारत के समाज सुधारक आंदोलन चले थे, उसमें प्रमुख समाज सुधारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था इन कुप्रथाओं को बैठने के लिए। उनमें से जो प्रमुख है उस समय की जो प्रथा थी, उसमें जो सती प्रथा है, उसके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्योंकि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक राजपूतों का काल रहा था, शासक हुए थे। उस समय समाज के अंदर, राजपूत समाज के अंदर सबसे ज्यादा हमें सती प्रथा देखने को मिलती थी। एक ये समाज के अंदर बहुत बड़ी बुराई थी, जिसके तहत पति के मरने के बाद में उनकी पत्नी सती हो जाती थी। कई कारण, कई बार प्रत्यक्ष थे और कई बार महिलाओं को जानबूझकर सती होने के लिए बाध्य किया जाता था। कई बार अफीम देकर भी जला दिया जाता था। कई ऐसी प्रमुख घटनाएं घटी हमारे इतिहास के अंदर, जिनका भी हम विस्तार से हम आज अध्ययन करेंगे। सती प्रथा से सहगमन भी बोला जाता है। सहगमन यानी साथ बढ़ना, सहमरण, सहमरण भी बोला जाता है। यही सती प्रथा के उपनाम है। अब देखिए, सहगमन साथ बढ़ना, सती प्रथा के अंदर दो प्रकार से होते थे। एक होता अनुकरण, एक होती थी महासती। देखिए, सहगमन यानी पति के साथ ही मरना, सहमरण भी साथ मरना, अनुकरण, महासतिया, कई ऐसे नामों से इनको पुकारा जाता था। अनुकरण के अंदर पति की युद्ध क्षेत्र में मृत्यु होने के बाद में उसके किसी प्रत्येक चिन्ह को लेकर जो सती होती थी, उसे अनुकरण कहते थे। प्रत्येक चिन्ह के साथ सती होना अनुकरण कहलाता। कई बार वीर योद्धा युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते थे और उनका शीश वहीं रह जाते और धड़ा उनके साथ, या उनके कोई वीर वस्तु को प्रतीक चिन्ह थे, उनके साथ जो सती होती थी उसे अनुकरण कहते थे। महासतियां अपने मर्द पुत्र के साथ, मर्द पुत्र के साथ जो सतियां होती थी वो महासतियां कहलाती थी। एक होती अणक, अणक वो होती है कि जो महिला सती होती थी, वो सती होने से पहले अपने परिवार वालों को दिया जाने वाला जो वचन देती थी या आदेश देती थी, उस आदेश की पालना उस परिवार के लिए करना बहुत जरूरी होता था। उसे कहते थे अणक। यानी जो भी सती होती थी वो अपने परिवार वालों को वचन देती थी, उस वचन का पालन करना उस परिवार के लिए आवश्यक होता था। इस प्रकार सती प्रथा को सहगमन या सहमरण
अनुकरण के अंदर जो सती होती थी वो महिला अपने पति के किसी प्रतीक चिन्ह के साथ सती होती थी, उन्हें महासती भी कहते हैं। तो यह महासती जो मर्द पुत्र के साथ यानी पति के साथ साथ कुछ स्त्रियां होती थी जो अपने मर्द पुत्र के साथ भी सती हो जाती थी, उसे कहा जाता था महासती और अणक। यानी जो सती होने वाली महिला अपने परिवार वालों को दिया गया जो वचन होता है उसको पालन करना उस परिवार के लिए बहुत ही जरूरी या बाध्यकारी होता था। ये था। और हम देखिए सती प्रथा होती क्या थी, बहुत समाज के अंदर बुराई थी, कुछ 2-4% को छोड़कर जो बाकी जो सती होती थी महिलाएं उनको जानबूझकर जला दिया जाता था। होता ऐसा था कि उस समय जो विधवा जीवन था वो बहुत कठिन था। बहुत ही कठिन था। जैसे ही युद्ध के अंदर उसका पति वीर गति को प्राप्त हो जाता है या अन्य कारणों से पति की मृत्यु के बाद में तो उनका विवाह उस समय बाल विवाह भी समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित था। इस कारण उस सभी बुराइयों से बचने के लिए महिला ये सोचती कि मेरा आने वाला समय बहुत कष्टमय होगा, मैं मेरा किस प्रकार में मेरा जीवन निर्वाह करूंगी। इस कारण वो सती होने का प्रयास करती और सती भी हो जाती। कई बार घर वाले भी उसी स्त्री को बाध्य करते थे कि आपको सती होना पड़ेगा। कई बार इन महिलाओं को अफीम खिलाकर भी सती होने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। और उस समय समाज के अंदर विधवाओं के साथ गलत व्यवहार होता था। उन विधवाओं को सर से बाल काट दिए जाते थे, उनको दिन में एक टाइम कम भोजन दिया जाता था, कई प्रकार के उन पर अत्याचार होते थे। इन अत्याचारों से बचने के लिए भी महिला को सती होना पड़ता था। मगर जब उदयपुर में कर्नल जेम्स टोड थे तो उन्होंने उदयपुर महाराजा की मृत्यु के बाद में देखा कि उनकी जो रानी थी वो स्वेच्छा से सती होने के लिए शमशान घाट पर पहुंची और अपने पति की चिताएं अपने हाथ में ली और कुदरत से उस चिता में अग्नि लगी और वो सती हो गई। इसके कई ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे महाराजा जसवंत सिंह के जोधपुर के जो महाराजा जसवंत सिंह के मृत्यु की उपरांत भी उनकी रानियां सती होने का भी हमें उल्लेख मिलता है। मगर आने वाले समय में धीरे धीरे ये सती प्रथा की जो समस्याएं थी एक विकराल हो गई और समाज में एक आवश्यक बुराई हो गई। उसके बाद में हमें संपूर्ण भारत में इस वर्ष जो सबसे पहले रोक लगाने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद तुगलक ने सल्तनत काल में मोहम्मद तुगलक नाम का एक भारत का शासक हुआ था। उसने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, मगर ये पूर्ण रूप से सती प्रथा पर उस समय रोक नहीं लगा पाए थे। और अंग्रेजों आने के बाद में 1800 सबसे ज्यादा राजा मोहन राय के प्रयासों से 1829 के अंदर लॉर्ड विलियम 1829 ईस्वी में राजा मोहन राय के प्रयासों से विलियम उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक था, उसके शासन काल में राजा मोहन राय ने सती प्रथा पर पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में रोक लगा दी गई थी और सती प्रथा कानून बनाया गया था।
सती प्रथा अधिनियम बनाकर इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और जो सती प्रथा को बढ़ावा दिया जाएगा उस पर मुकदमा चलाने का भी प्रावधान किया गया था। प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आता है कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाले भारत के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? राजा मोहन राय थे। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था, जिन्होंने 1829 के अंदर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था और सती प्रथा अधिनियम को 1829 में बनाया गया था। उसके बाद में हमारे अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान राज्य में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाला राज्य है रियासत। देखिए 1829 ईस्वी के अधिनियम के तहत तो जिला रियासती अलवर यानी 1829 के सती अधिनियम के तहत तो राज्य में रोक लगी थी और राज्य या रियासत था अलवर 1830 में। 1830 ईस्वी में ध्यान रहे इस समय हमें ध्यान रखना है 1829 के सती प्रथा अधिनियम के तहत किस राज्य ने इस अधिनियम के तहत सती प्रथा पर अपनी रियासत में रोक लगाई? तो राजस्थान के अंदर वो रियासती अलवर, जिसमें 1830 ईस्वी में इस पर रोक लगाई गई थी। और इससे पूर्व भी 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत में यानी इस कानून बनने से पहले भी 1822 ईस्वी में बूंदी में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी और धीरे धीरे राजस्थान की कई अन्य रियासतों में धीरे धीरे इस पर कानून बनाए गए थे और रोक लगाई गई थी। तो अगर हमें इसको याद करना है तो बूंदी में 22 सतियां हुई यानी 1822 में बूंदी में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। उसके बाद में हम देखते हैं भारत के अंदर कहां से हमें जानकारी मिलती है सती प्रथा के बारे में? तो एरन अभिलेख के अंदर एरन अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में, वहां से हमें जानकारी सती प्रथा के बारे में हमें प्रथम बार अभिलेख के रूप में एरन अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय भारत के अंदर सती प्रथा का हमें सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है और ये सती प्रथा का सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है। और राजस्थान के अंदर हमें जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है घटियाला अभिलेख से। घटियाला अभिलेख से, तो घटियाला अभिलेख है जोधपुर के अंदर। यानी हमें राजस्थान के अंदर सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख है हमें वो हमें घटियाला अभिलेख से हमें उल्लेख मिलता है। और ये 861 विक्रम संवत 861 ईस्वी में विक्रम संवत 1861 के अंदर हमें घटियाला अभिलेख मिलता है। उस घटियाला अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि राजस्थान के अंदर 861 विक्रम संवत के अंदर भी हमें सती प्रथा का प्रथम बार घटियाला अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। उस समय जोधपुर की सेना का सेनापति रेणुका था। सेनापति रेणुका था और उसकी पत्नी संपत देवी सती हुई थी। यानी जो घटियाला अभिलेख है जोधपुर के अंदर है, विक्रम संवत 861 में हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। जोधपुर राज्य का जो सेनापति था रेणुका
उसकी पत्नी थी संपत देवी या संपत देवी, संपत कंवर या संपत देवी, जो कि सती हुई थी। उसका हमें प्रथम बार साक्ष्य के रूप में हमें मिलता है। और अगर बाहर की बात करें तो हमें एरन अभिलेख से हमें सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो गढ़ियाला अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। विक्रम संवत 861 में लिखा गया है गढ़ियाला अभिलेख है। उसके बाद में हम अगर बात करें तो हमारे राजस्थान के अंदर 1987 ईस्वी में अंतिम बार हमें सती प्रथा का हमें उल्लेख मिलता है। सीकर जिले के अंदर एक गांव है दिवराला। सीकर जिले के अंदर एक गांव है दिवराला। वहां पर मोहन सिंह की मृत्यु के पश्चात मोहन सिंह की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी रूप कौर सती हुई थी। ये आधुनिक भारत का अंतिम जो सती प्रथा का जो मामला है वो सामने आया था। सीकर जिले के दिवराला गांव के अंदर मोहन सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी रूप कौर सती हुई थी। इस सती होने के बाद में राजस्थान सरकार ने सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम बनाया था 1987 में। उस समय हमारे राजस्थान सरकार के जो कैबिनेट मंत्री थे, वो कैबिनेट मंत्री शिवचरण माथुर ने कहा कि हम वर्तमान 21वीं सदी के अंदर हम किस युग में जी रहे हैं, जिस युग में आज भी सती प्रथा जैसी घटनाएं हमारे राजस्थान के अंदर घट रही है। तो शिवचरण माथुर के प्रयासों से 1987 के अंदर इस सती प्रथा पर अधिनियम बनाया गया था। उसके बाद में सती प्रथा पर पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में ही रोक लगा दी गई थी। और इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में भी सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। आधुनिक जो कानून बना था वो बना था 1987 के अंदर। और प्रथम बार जो कानून मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंदर बना। उसके बाद अकबर ने भी कुछ प्रयास किए। उसके बाद में राजा मोहन राय के प्रयासों से 1829 के अंदर विलियम बेंटिक ने भी इस पर कानून बनाया था। उसके बाद में जो आधुनिक जो हमें सती प्रथा का मामला है वो 1987 के अंदर सीकर जिले के दिवराला गांव में मोहन सिंह की पत्नी रूप कौर सती हुई थी। और शिवचरण माथुर ने 1987 के अंदर सती प्रथा अधिनियम बनाकर सती इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और उस पर कठोर कानून बनाए गए थे। उसके बाद में सतियों के मंदिर में पाठ पूजा प्रमुख लगने वाले मेलों उन पर सब पर रोक लगा दी गई थी। विश्व का जो प्रमुख सबसे बड़ा सती का जो मंदिर है वो है झुंझुनू में। विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर झुंझुनू जिले के अंदर झुंझुनू के अंदर है। वहां सती नारायणी देवी सती हुई थी। नारायण देवी सती हुई थी। उनके पति थे तन धनदास जो कि हिसार के नवाब
निषाद के नवाब के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। नारायण देवी सती हुई थी, जिनके साथ 13 महिलाएं भी सती हुई थी। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और भाद्रपद अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या पर लगने वाले मेले पर 1987 के बाद में रोक लगा दी गई थी और राजस्थान के अंदर कहीं भी सती की पूजा करना, मेलों का आयोजन करना और सती प्रथा को अगर कोई व्यक्ति अगर बढ़ावा देता है और अगर वो दोषी पाया जाता है तो 1987 के अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये था राजस्थान के अंदर सती प्रथा, जो कि एक बहुत ही आधुनिक समाज में हम इनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अंतिम मुकदमा हुआ था 1987 के अंदर, यह था सती प्रथा। सती प्रथा से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार आते हैं कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम कानून कब बना? तो सर्वप्रथम कानून बना 1829 में राजा मोहन राय के प्रयासों से। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था और लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और उसके बाद में सब राजस्थान के अंदर सबसे सर्वप्रथम 1822 के अंदर बूंदी रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था और 1829 के अधिनियम के तहत राजस्थान के अंदर अलवर राज्य के अंदर उस पर कानून के तहत रोक लगाई गई थी। उसके बाद में तो हमें लिखित रूप से हमें जो जानकारी मिलती है भारत के अंदर एरन अभिलेख, मध्य प्रदेश से हमें जानकारी मिलती है और राजस्थान के अंदर जो गटियाला अभिलेख है उसके माध्यम से हमें राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और अंतिम जो मामला हुआ था वो 1987 के अंदर दीवराला सिकंदर के अंदर मोहन सिंह पत्नी रूपमोहन सती हुई थी। उसके बाद में सती प्रथा पर कठोर कानून बनाए गए थे और कठोर कानून बनाए गए थे। अब जो राजस्थान की जो अगली प्रथा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए जोहर प्रथा, ये जोहर प्रथा भी हमारे सर्वाधिक हमारे राजस्थान में प्रचलित थी, जो कि सर्वाधिक राजपूत समाज में ये प्रचलित थी। और जोहर प्रथा के अंदर होता क्या था? होता था केसरिया। फिर होता था जो है, फिर होता था साता। लेकिन को ध्यान से सुनना, केसरिया वो होता था उस समय आक्रमण बहुत ज्यादा होते थे। उस समय दो शासकों के या विदेशी आक्रमणों के द्वारा जो युद्ध होता था, उस युद्ध के अंदर राजपूत शासक किसी प्रकार अपने राज्य की रक्षा के लिए विजय केसरिया वस्त्र धारण करके और जिन्हें मरने की लालसा से, युद्ध विजय की लालसा से युद्ध के मैदान में जाते थे और मैदान में जाते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए मर जाते थे, उसे बोलते थे केसरिया। और उनके मरने के बाद में तो उनकी रानियां या जो पत्नियां होती थी वो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए वो जोर करती थी। वो अग्निकुंड या जलकुंड के अंदर गिरकर अपनी जान गंवा देती थी। और जो केसरिया वो जो जोर साथ में होता था उसे बोलता था साका बोला जाता था। ये हमें राजस्थान के अंदर सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है जोहर प्रथा। हमें सर्वप्रथम जोहर प्रथा 1301 के अंदर 1301 के अंदर रणथंभौर गुरु के अंदर उस समय हमीरदेव चौहान का शासन था। हमीरदेव चौहान के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण करने के बाद में हमीरदेव चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है और दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होता है। तो उसकी पत्नी रंगदेवी और देवल देवी पुत्र थी। देवल देव ये हमारे राजस्थान के इतिहास का प्रथम लिखित रूप से जोर था, जिसके अंदर रंगदेवी ने 1301 के अंदर जलजोर किया था और उसके पद्मलता तालाब के अंदर जलजोर किया था। ये राजस्थान का प्रथम, अगर जलजोर पूछे तो ये और अग्निजोर पूछे तो ये राजस्थान का प्रथम जो जोर है वो 1301 के अंदर हुआ था। और जो दूसरा जोर हुआ था वो था चित्तौड़ दुर्ग के अंदर, चित्तौड़ के अंदर। उस समय चित्तौड़ के शासक थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के ये जोर हुआ था 1301 के अंदर, 1303 ईस्वी में। इसमें पद्मनी रानी पद्मनी कई पुस्तकों में हमें 1600 महिलाओं के साथ जोर का हमें उल्लेख मिलता है कि मलिकों जायज से कहता है। और कई पुस्तकों में हमें 16,000 महिलाओं के साथ रानी पद्मिनी ने जोर जो है किया था। ये घटना 1303 की है कि रतन सिंह लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 1303 में रानी पद्मिनी ने यहाँ पर जोहर किया था। चित्तौड़ का जो दूसरा जोर हुआ था वो 1567 के अंदर हुआ था। ईस्वी में ये चित्तौड़ में हुआ था। उस समय जो भारत का मुगल शासक था वो था अकबर। और जो मेवाड़ के शासक थे वो थे उदय सिंह। उस समय उदय सिंह अपने सह परिवार चित्तौड़ दुर्ग छोड़कर गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। और जो चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा का जो भार है वो भार जयमल वह पता सिसोदिया को चित्तौड़ दुर्ग का भार जयमल और पता सिसोदिया को देखकर वो सुरक्षित स्थान पर अपने परिवार के साथ महाराणा उदय सिंह वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद में इस दुर्ग पर लिविंग पोर्ट कहलाता है, क्योंकि इसमें चित्तौड़ दुर्ग ऐसा दुर्ग है जहाँ पर दुर्ग के अंदर खेती की जाती है। और जयमल और पता सिसोदिया को इनका दायित्व सौंप कर महाराणा उदय सिंह वहां से चले जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये चित्तौड़ दुर्ग एक अजय दुर्ग की श्रेणी में आता था। तो मोहर मंगलियन अकबर ने एक रेत का टीला बनाया। उसके बारे में कहा जाता है कि एक रेत की तगारी के बदले एक सोने की मोहर देता था। उसने बहुत बड़ा एक दीवा बना लिया था। उसके ऊपर चढ़कर अकबर चित्तौड़ दुर्ग की सारी गतिविधियों को देखता था। इस कारण से मोहर मंगली भी कहा जाता है, टीला बनाया था। उस समय एक ईश्वरदास राजपूत था, वो घोड़े पर चढ़कर आया था। और अकबर उस समय कहा जाता है कि हाथी पर चढ़ा हुआ था। और ये घोड़े से उतरकर अकबर के हाथी के
दांत तोड़कर, एक वीरोचित उद्धार करते हुए हाथी के दांत तोड़कर अकबर को दे दिए थे। और जयमल और पता सिसोदिया लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसमें जो पता सिसोदिया की जो रानी थी फूलकमल, फूलकमल ने जोहर किया था, फूलकमल ने जोहर किया था, फूलकमल ने जोहर किया था। सॉरी, ये मेवाड़ का है ना, तीसरा शाखा था, ये मेवाड़ का तीसरा शाखा था। मैं दूसरा शाखा आपको बताऊंगा। दूसरा शाखा हुआ था 1534 ईस्वी में। थोड़ा गलती से मैंने तीसरा शाखा पहले बता दिया आपको, जो जबकि 1534 ईस्वी में कर्मावती जो कि महाराणा सांगा की पत्नी थी, उनके पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो उस समय गुजरात का जो शासक था, शासक बहादुर शाह, ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। उस विजय प्राप्त करने के बाद में कर्मावती ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जोर किया था। यह घटना 1534 ईस्वी की है, यानी जोर किया था। और कर्मावती अनेक हजारों महिलाओं के साथ जोर किया था। यह चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा जोर था। पहला जोर हुआ था 1503 के अंदर पद्मिनी के नेतृत्व के अंदर, दूसरा जोर हुआ था रानी कर्मावती के नेतृत्व के अंदर, बाद गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। और तीसरा जो जोर हुआ था 1567-68 के अंदर जयमल और पता सिसोदिया दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त राजपूतों ने कैसे किया। और पता सिसोदिया की जो रानी थी फूलकमल, उनके साथ अनेक महिलाओं ने जोर किया था। ये मेवाड़ के अंदर 3 ही जोर हुए थे, 1303, 1534 और 1567 और 68। अब हम बात करते हैं जैसलमेर की। देखिए जैसलमेर के अंदर 2.5 शाखा प्रसिद्ध है। जैसलमेर के अंदर 2.5 शाखा, चित्तौड़ दुर्ग में 3 शाखे हुए थे, मगर जैसलमेर के अंदर 2.5 यानी 2.5 शाखाएं हुए थे। तो प्रथम जो शाखा हुआ था उसका समय निश्चित नहीं है। प्रथम शाखा हुआ था उसका समय निश्चित नहीं है, क्योंकि हमें कई से हमें ऐतिहासिक पुस्तक पूछे, अभिलेख पूछे, हमें इसका निश्चित तो प्रथम शाखा हुआ था, इसका निश्चित कालक्रम का हमें पता नहीं है। सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहा था वो 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। वह राव मूलराज उस समय जैसलमेर के शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने के बाद में राव मूलराज की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उनकी कहानियों के द्वारा जैसलमेर दुर्ग के अंदर जोहर किया जाता है। ये जैसलमेर का प्रथम जोर है राव मूलराज ने कैसे करने के बाद में उनकी रानी ने द्वारा जोहर किया गया था। तो दूसरा जोहर है
जैसलमेर का जो दूसरा जो है उसका भी समय निश्चित नहीं है। उस समय शासक थे राव बुद्धा। उस समय जैसलमेर के शासक थे वो थे राव बुद्धा और फिरोज तुगलक ने फिरोज तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया और राव बुद्धा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी रानी के द्वारा जैसलमेर के अंदर साका जोर किया गया था। इसका भी निश्चित कोई समय नहीं है। और जो तीसरा जो आधा साका हुआ था वो हुआ था उस समय शासक लूण करें। उस समय मेवाड़ जो जैसलमेर का शासक था लूण करें उसके समय में हुआ था। और उस समय जो आक्रमणकारी था वो अमीर अली था। अमीर अली था जो कि कंधार का शासक था और उसने जैसलमेर पर लूणकरण के समय जैसलमेर रहा था। और लूणकरण ने अमीर अली को अपना धर्मभाई बनाया और उसने अमीर अली ने कहा कि मेरी जो बेगम है वो आपके जैसलमेर दुर्ग में आना चाहती है। तो अमीर अली ने धोखे के साथ उन वीर योद्धाओं को महिलाओं के वेश में जैसलमेर दुर्ग के अंदर बांट दिया था। और जैसलमेर दुर्ग में लड़ता हुआ लूणकरण वीरगति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ केसरिया तो होता है मगर जौहर नहीं होता है। और जो भाटी होते हैं जैसलमेर में जो भाटी राजपूत होते हैं उसकी स्थिति में विजय होते हैं और अमीर अली लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। अब अगला देखिए 1308 के अंदर 1308 के अंदर सिवाना दुर्ग में सातलदेव के समय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के समय 1308 में सातलदेव लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। उनकी रानी के द्वारा 1308 में सिवाना दुर्ग में जोर होता है। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1311 में जालोर के अंदर 1311 में कानर देव की वीरगति प्राप्त होने के बाद में कानर देव की रानी के द्वारा जालोर दुर्ग में जोहर किया जाता है। उसके बाद में गागरोन दुर्ग में भी हमें जोहर के उल्लेख मिलते हैं। गागरोन दुर्ग मांडू के सुल्तान होसन शाह ने आक्रमण करते हैं। और उस समय अंचलदास खिलजी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और अंचलदास खिलजी केसरिया कर लेते हैं। उनकी जो रानियां थी वो जोर कर लेते हैं। और ये घटना है 1423 ईस्वी की। तो गागरोन दुर्ग में जो अंतिम जोर होता है वो होता है 1444 ईस्वी में। वहां उस समय मांडू का सुल्तान महमूद खिलजी और वहां का शासक था पलन सिंह। लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। गागरोन दुर्ग के अंदर दो जोर हुए 1423 और 1444। आज हमने राजस्थान की जोर प्रथा के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार।